आप ये बताइए कि जो जनता है, वो आने वाले समय में देवास में आपको क्यों लेकर आया? प्रदीप भैया को क्यों लेकर आया? ये फँसी हुई सीट आपकी तरफ जाएगी यानी कांग्रेस की तरफ जाएगी या वापस बीजेपी अपनी तरफ लीड बढ़ा लेगी? यानी कि 2013 में रेखा वर्मा जी, 2015 में जयप्रकाश शास्त्री और 2018 में जो जयसिंह ठाकुर जी थे, उनका मतलब आपकी तरीके से एक कमज़ोर उम्मीदवार थे। कांग्रेस में गुट बट जाते हैं और कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं वो। तो अगर उन्हें यहीं से इतनी चुनौती मिल रही है तो स्थिति फिर दूसरे क्षेत्रों में कितनी भयानक होगी? क्या ये जो वोट बँटना है, इसको आप रोक पाएँगे? कितना आपको लगता है कि ये कास्ट के जो वोट हैं वार्ड क्रमांक 43 के, आप कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा पाएँगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा वही है रेफर टू इंदौर का। कैसे इसको आप आने वाले समय में इसको मैनेज कर पाएँगे या यहाँ पर सुविधाएँ कैसे ला पाएँगे? आपको ऐसा लग रहा है कि बेरोज़गारी अभी भी देवास में है? इसके पीछे क्या वजह है कि लोकल लोगों को नहीं ले रहे हैं? कमलनाथ सरकार आई थी, उस टाइम पे पावर कट बहुत हुए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पावर कट हुए हैं, उस टाइम पे बहुत पावर कट हुए हैं। सिंधिया जी थे तो वो अपनी मन मर्जी के काम करा करते थे और कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी लड़ा करते थे। वहाँ पर हम प्रदीप भैया को वोट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कांग्रेस है। 2018 में कमलनाथ सरकार वापस आती है, कई योजनाएं जैसे संबल योजनाएं थी, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी उसको। लेकिन विधायक बोलते कहाँ? नमस्कार, देवास विधानसभा के समसामयिक मुद्दों पर जो हमने चर्चाएं शुरू की थी, उसके अंदर आगे का सिलसिला जारी आज हम रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष रोहित अंधेरिया जी। लोकल फीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमें कमेंट सेक्शन में हमने हमारे ऑडियंस से देखा कि एक आरोप हम पर लगा कि जो आप पक्ष रख रहे हैं वो किसी एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हमने कांग्रेस के भी कई लीडर को इनविटेशन दिया था, बीजेपी का ये रहा कि बीजेपी वालों ने उसे एक्सेप्ट जल्दी किया, कांग्रेस की तरफ से समय लगा। ऐसे में हमने फिर प्रेशर किया और आपने हमें समय दिया इतने बिजी शेड्यूल में। शायद आज प्रियंका गांधी जी की सभा है, ऐसे में आप यहाँ पर आए, उसके लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद। और जो ऑडियंस के जो सवाल आ रहे हैं उसी सवाल से मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा। पहली बात, जैसे जो प्रदीप भैया हैं, उन्होंने अपना जो कैंपेन शुरू किया है उसके अंदर कोरोना योद्धा के तौर पर वो अपने आप को प्रमोट करना है जैसे। तो इसमें मैं मेरा सवाल नहीं रख रहा हूँ, एक पब्लिक की तरफ से एक बात ये आई थी कि कोरोना योद्धा उन्होंने बेशक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, ना इसको विपक्ष नकार सकता है ना ही कोई आम जनता नकार सकती है। लेकिन क्या इसको राजनीतिक फायदे के तौर पर उसमें उन्होंने डाल दिया है, जिससे शायद उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला कि इससे उनकी एक नेगेटिव छवि बन रही है, जैसे कि सिर्फ उन्होंने ही काम किया। कुछ दिनों पहले मैं हॉस्पिटल में बात कर रहा था तो एक पेशेंट ने बोला कि अब ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ उन्होंने ही काम किया, ऐसी छवि उनकी बन रही है। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आप सभी का और सभी लोगों को मैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। बात आती है कोरोना योद्धा के नाम से प्रेजेंट करने की, तो प्रदीप भैया का ऐसा कुछ रहा नहीं। प्रदीप भैया ने कभी भी ऐसा प्रेजेंट अपने आप को किया नहीं कि मैं कोरोना योद्धा हूं या कुछ है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पलायन चल रहा था जी, उस वक्त प्रदीप भैया और उनकी पूरी टीम बाईपास पर और सभी पूरे देवास क्षेत्र में अच्छे से लगी हुई थी। पलायन कर रहे लोग देवास के लोकल नहीं थे, पलायन कर रहे लोग बाहर के थे, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया। तो वहां के लोग तो कोई वोट करने आएंगे नहीं, सीधी सी बात है, वोट लोकल लोग करेंगे। और कोरोना योद्धा बनके जब अगर वो आते हैं तो इसमें आम लोगों की राय, आम लोग चाहते हैं कि वो कोरोना योद्धा है। आम लोग बोलते हैं कि कोरोना योद्धा है, लोग बोलते हैं, अभी भी जाते हैं कहीं तो लोग बोलते हैं कि वो कोरोना योद्धा। मतलब ये जो नाम दिया है वो जनता ने दिया है और जनता के बीच में से वो नाम आया है, ऐसा नहीं कि आपने पार्टी वालों ने ये नाम रखा। नहीं, हम क्यों नाम देने लगे, वो तो जनता ने दिया है, आम लोगों ने दिया, जिनको उस चीज का लाभ मिला है।
जी। ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया, दवाएं हो गई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रदीप भैया ने हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जिनके घरों में इस कंडीशन में लोग थे कि सगे भाई से भाई भी मदद करने के लिए जब आ नहीं रहा था, उस वक्त प्रदीप भैया हर व्यक्ति के लिए एक भाई बनकर, एक बहुत बेटा बनकर वहां खड़े रहे, डटे रहे। जैसा कि आपने बोला कि प्रदीप भैया भाई बनकर, बेटा बनकर खड़े रहे। बेशक जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रदीप भैया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रदीप भैया के साथ है हम। लेकिन कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, या मतलब वोट, क्योंकि लोकल अगर वो रहते विधान मतलब महापौर में, तो शायद हम उन्हें वोट करते। लेकिन विधानसभा की बात है जहां पर मुख्यमंत्री को चुनना है, वहां पर हम प्रदीप भैया को वोट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कांग्रेस है। ऐसा कुछ लोगों ने बात कही, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी कहीं ना कहीं उनसे विचारधाराएं बहुत अच्छी मिलती है। जो लोगों की विचारधाराएं हमसे जुड़ी हुई है बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। जैसे जब 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार वापस से कांग्रेस पर विश्वास जताया, कमलनाथ सरकार वापस आती है, कई योजनाएं जैसे संबल योजनाएं थी बीजेपी गवर्नमेंट की, इसके अलावा एक लैपटॉप स्कीम थी, स्कॉलरशिप हुआ करती थी मजदूर डायरी पर। ऐसी कई तमाम योजनाएं उस समय पे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, उसको अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर। ऐसे में अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी की तरफ से एक घोषणा की गई है, पढ़ो पढ़ाओ योजना, जिसमें 500, 1000 और 1500 रुपए। तो बच्चे इस पर कैसे विश्वास करेंगे? एक तरफ जब वो सरकार की योजनाएं थी, उसको आपने, जब आपको मौका मिला तब आपने बंद कर दिया, और अब आप बोल रहे हो कि साल के हम आपको 18,000 रुपए तक देंगे। तो कैसे बच्चा इस पर विश्वास करेगा, या कोई पेरेंट्स आप पर विश्वास करेगा? देखिए, उस वक्त जो योजनाएं चली थी, मैं आपको बता दूं कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, और उसके बाद में गौशाला जो गौ माताएं यहाँ वहाँ भटकती थी, उनके लिए भी व्यवस्था की गई और गौशालाएं बनाई गई। योजना निरंतर चली रही थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी सरकार गिराने की का प्रयास करा, और ये सफल हुए। नहीं, मैं बच्चों का बोला था। जैसे बच्चों के लिए इस बार आपने टारगेट किया, एक बहुत बड़ा वर्ग है, 80-90 लाख बच्चों का, जिसमें आपने खास करके सामान्य वर्ग के बच्चों को भी उसमें बेनिफिट देने की बात करी है। तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप उस जमाने में बंद हो गई थी, उस 15 महीने के कार्यकाल में वो स्कॉलरशिप बंद हो गई थी। उसको निरंतर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी नहीं किया, मजदूर डायरी की स्कॉलरशिप पूरी तरीके से बंद कर दी। ऐसे में आप पर कैसे सरकार, जो जनता है, वो विश्वास करेगी? देखिए, कमलनाथ जी हमारे ऐसे नेता हैं जी, जो हमेशा जो बोलते हैं वो करते हैं, और करके दिखाया है उन्होंने। तो और उसके बाद में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, वो भी जो बोलती हैं वो करके दिखाती है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, और सबसे पहला काम ही जो था किसानों का कर्जा माफी था, उस पे कमलनाथ जी ने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, तो आगे भी जो बच्चों की स्कॉलरशिप है उसका आप बिल्कुल निश्चित मतलब अगर रहिए। सरकार बनती है तो सरकार बनती है तो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो 100% चालू मिलना है। हाँ। अब इसके अलावा कुछ दिनों पहले अपने देवास शमशान पे जो कंडे खत्म हुए, इसके बारे में आप कुछ सही जानकारी दे पाएंगे? क्या हुआ क्या था? ये अचानक से कंडे खत्म हो गए वहां पर, देवास का मुख्य शमशान है। क्या इस पे पूरी जानकारी आप बताएंगे इस पर? शमशान में जब दाह संस्कार के लिए बॉडी आती है तो वहां कंडे खत्म हो जाते हैं। जब नगर निगम और कोई भी जो जवाबदार व्यक्ति है वो उसकी जवाबदेही नहीं लेता है, उनको फोन करके बोलते हैं, उनकी जवाबदारी बनती है वहाँ पे जो भी है कंडे लकड़ी उपलब्ध कराना। जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं उस वक्त प्रदीप भैया के पास में फोन आता है, और प्रदीप भैया हैंड टू हैंड जनसंपर्क में होने के बावजूद वो अपने लोगों को बोलते हैं और वहां पे उस कंडे की पूरी व्यवस्था करवाते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेवक मिला है शहर को कि जो बस बोलने की देर है तो काम हो जाता। इस वार्ड की जनता ने उन्हें 5 साल का कार्यकाल दिया, लेकिन उसके बाद ही उनकी जो लगातार कार्य हमने देखे या जनता ने देखे वो लगातार जारी है, चाहे वो कार्यकाल 2014 का खत्म हुआ उसके बाद हो, कोविड की बात हो या अभी की हो। अब इसके अलावा जैसे कुछ दिनों पहले उन्हें कहीं जनसंपर्क के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो बात ये आ रही है कि उसके भी कुछ दिनों पहले गायत्री राजे पवार को भी एक क्षेत्र में वहां की जनता ने विरोध किया था, रोड नहीं तो वोट नहीं करके। तो इसको इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? कुल मिला के कहना यह है कि जनता आक्रोशित रहती है किसी के खिलाफ, कोई पक्ष अपने वादे करता है पूरे नहीं कर पाता है तो वो अपना बात रखती है। तो शायद ऐसा ही वहां की जनता ने भी किसी वजह से प्रतिभा को विरोध किया हो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 30 से 35 वर्षों से आपका राज बीजेपी के विधायक रहे हैं, महाराज साहब रहे, मिसेस पवार रही, फिर भी अगर लोगों के बीच इतना आक्रोश है तो ये क्या है? सोचने वाला विषय। और आप इतनी इस विधानसभा अगर आपने विकास किया है तो आपको इतना पॉपुलर या इतना वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आप अपने उनके सुपुत्र पूर्ण तरीके से जो लगे हुए नहीं, तो आप खुद सोचिए कि यार क्या है, विकास क्या हुआ है शहर में। 2 ब्रिज दिए शहर को, ब्रिज के जो था ब्रिज का डिजाइन चेंज किया गया। ब्रिज का डिजाइन जब कांग्रेस सरकार थी उस जमाने में कुछ अलग बनने वाला था। माननीय सज्जन वर्मा जी ने जो था वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस वक्त ये ब्रिज सैंक्शन हुए थे। और यानी कि ये जो ब्रिज बने थे इसको सरकार की तरफ से जो फाइनल हुआ था वो कांग्रेस सरकार में डिजाइन चेंज हुआ, लॉकडाउन में डिजाइन पूर्ण तरीके से इसका डिजाइन चेंज हुआ। आपका ये बोलना है कि जो ये पूरा ब्रिज बना है इसको कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसकी डिजाइन कुछ अलग थी। हाँ, इसका क्रेडिट बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है और उसकी डिजाइन भी चेंज की है। डिजाइन में क्या चेंज किया है? ये अभी जो है हमारा जो ब्रिज था वो बावड़िया से आगे तक था, लेकिन जो कांग्रेस सरकार का ब्रिज बनना था वो बावड़िया से भी आगे तक जाता, बहुत आगे तक जाना था, लेकिन उसको डिजाइन चेंज करके बावड़िया के वहां पे अभी भी डेली एक दो एक्सीडेंट डेली होते हैं। अभी 2 दिन पूर्व 2 एक्सीडेंट हुए, उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अच्छा, और ये बीच में जो आपका बस स्टैंड है वहां पर भी बनना था क्या? ये ब्रिज जो है अपना आवास नगर से लेकर के और भोपाल चौराहे तक इस माननीय विधायक जी का पैलेस आ रहा था, इस कारण से इस ब्रिज को वहीं खत्म कर दिया गया। पैलेस से मतलब ब्रिज का क्या लेना देना था? कुछ आप समझाएंगे? उनका जो पैलेस था वो दब रहा था बीच में, और इस ब्रिज से तो और अच्छा दिखता पैलेस नहीं, बाकी उनको ऐसा लगता है कि वो दब रहा था। अच्छा, कहीं ये भी चर्चाएं हैं कि 2018 तक इस देवास विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार जो टिकट मिलते थे कांग्रेस की तरफ से आते थे वो सिंधिया जी फाइनल करते थे। इस बार पहली बार कुछ सिंधिया जी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सशक्त उम्मीदवार खड़ा किया गया है। इसमें कुछ सच्चाई है? बहुत सच्चाई। होता था ऐसा, सिंधिया जी थे तो वो अपनी मन मर्जी के काम करा करते थे और कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी लड़ा करते थे। आज राज परिवार के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट उनका रहा, क्योंकि एक बार राजमाता ने भी कहा था कि उन्हीं की वो कांग्रेस में थे, 8 पिपलिया 2018 में आए थे वो। जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने पार्टी चेंज की थी उसके बाद, किससे, राजमाता जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ एक तरीके से सपोर्ट ही था कि वो देवास विधानसभा में अभी तक सभा करने नहीं आए। यानी कि 2013 में रेखा वर्मा जी, 2015 में जयप्रकाश शास्त्री और 2018 में जो जयसिंह ठाकुर जी थे, उनका मतलब आपकी तरीके से एक कमजोर उम्मीदवार थे। कमजोर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हस्तक्षेप रहता था सिंधिया जी का, जो प्रचार प्रसार में कमियां रहती थी या टिकट इन वक्त पे करते थे
तो किसी भी प्रत्याशी को टिकट जो रहता था उनका इन वक्त पर होता था तो वो लड़ने में असमर्थ हो जाते थे, और वो इतनी तैयारी जो होती थी वो कर नहीं पाते। इसके अलावा देवास विधानसभा में क्या कांग्रेस एकजुट दिख रही है? आप बिल्कुल एकजुट दिख रही है। हम हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और 290 बूथों पर हमारे हर पोलिंग बूथ पर बीएलए, और उसके बाद में हर वार्ड में एक सेक्टर बनाया हुआ है हमारा। उसके बाद में अब हमें हर 2 वार्ड पे एक मंडलम है हमारे साथ, और उनके ऊपर फिर ब्लॉक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे मैं हूँ। उसके बाद में हमारे ऊपर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, फिर और इन सभी को वॉच करते हैं हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी। यानी कि जैसे 2018 या उससे पहले तक एक माना जाता था कि कांग्रेस में गुट बट जाते हैं और कुछ कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं, वो इस बार स्थिति नहीं है। बिल्कुल 1% नहीं है वो स्थिति। जी। सभी लोग अपना अपना कार्य, यूथ कांग्रेस हो गई, महिला कांग्रेस हो गई, हमारा यहाँ तक कि बाल कांग्रेस हो गई, कांग्रेस सेवा दल हो गई, NSUI हो गई, अल्पसंख्यक कांग्रेस हो गई, उसके बाद में हमारा जो है अनुसूचित जाति कांग्रेस हो गई। सभी लोग बहुत अच्छे से इस बार उन्हें मनपसंद कैंडिडेट मिला है, और उन्हें बहुत पूर्ण भरोसा है कि सरकार बनेगी, और हम हमारा देवास से कैंडिडेट भाई प्रदीप चौधरी को विधायक बनाए। अच्छा, जैसे अब वार्ड क्रमांक 43 से भारतीय जनता पार्टी के ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पार्षद हैं वो हैं, तो पेरवा जाति से आते हैं। वार्ड क्रमांक 43 में कुछ दिनों पहले ही आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से एक बेरवा कास्ट की जो मीटिंग हुई थी। कितना आपको लगता है कि ये कास्ट के जो वोट हैं वार्ड क्रमांक 43 के, आप कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा पाएंगे? एक जिम्मेदारी आप पर भी होगी, एक दीपक भैया जो चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 चेहरे हैं, एक राजा भैया का जो पार्षद हैं, इसके अलावा पूर्व पार्षद। क्या ये जो वोट बंटना है इसको आप रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे, और जो पार्षद के चुनाव हुए थे जी, उसमें समाज के 2 कैंडिडेट थे। समाज पूरा हमारा जो था वार्ड क्रमांक 43 में आता था, तो समाज के 2 बेटे जब खड़े होते हैं तो वोट अक्सर बढ़ता है। और अभी जो है विधानसभा चुनाव है, हमारे क्षेत्र के भाई प्रदीप चौधरी जी बेटे हैं इस बालगढ़ के बेटे हैं, और बेटे का हर वक्त ये बालगढ़ में दमखम के साथ में लड़ा है बेटे के लिए। और वास्तव में अगर इस बालगढ़ क्षेत्र ने बालकनाथ जी की भूमि ने अगर अपने बेटे को बढ़ाया है तो बेटा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। जैसे कल ही गायत्री अजय पवार पालनागर और बालगढ़ क्षेत्र में जनसंपर्क करना आई थी, हमने कवर किया था, उसमें देख रहे थे कि खैर कई बाहर के कार्यकर्ता भी उनके थे, लेकिन उन्हें बालगढ़ और पालनागर की जनता का भी खूब समर्थन हमने देखा उसमें। तो अगर उन्हें यहीं से इतनी चुनौती मिल रही है तो स्थिति फिर दूसरे क्षेत्रों में कितनी भयानक होगी? देखिए, हमारे यहाँ पे बालगढ़ क्षेत्र का बेटा है, हाँ वो आए, उनका स्वागत जो भी था, सत्कार था, वो बालगढ़ क्षेत्र ने जो भी किया अच्छा है। लेकिन बालगढ़ क्षेत्र का जो मैंने बताया अभी कि प्रदीप भैया बेटे हैं, और इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, तो आगे के क्षेत्र में आपने पूछा कि क्या होगा, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे के क्षेत्रों में भी इनकी बहुत बुरी स्थिति। हमारा विधानसभा क्षेत्र मुंडेहेड़ा से चालू होता है तो नागदा क्षेत्र में आके बंद होता है। हमारा पूरा क्षेत्र, सभी क्षेत्र में मैं बिल्कुल गया हूँ और लोगों से मिला हूँ, बुजुर्गों से मिला हूँ, युवाओं से मिला हूँ, महिलाओं से मिला हूँ। सभी का एक ही कहना है कि प्रदीप चौधरी एक निस्वार्थ व्यक्ति है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हर समय हमने फोन लगाया, फोन उठाया, रिस्पांस दिया, और एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हम डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उनकी जो है मैं आपको बोल सकता हूं कि जो नर्मता है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत दिलों में
बना रखी रखी है। हाँ, ओपिनियन पोल आए नेशनल न्यूज सभी के, और उस ओपिनियन पोल में देवास सीट जो है वो एक फंसी हुई नजर आ रही है। अभी तक एक सेफ सीट मानी जाती थी बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल में भी इस देवास सीट को थोड़ा फंसा हुआ बताया जा रहा है। प्रदीप चौधरी जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। क्या लगता है आने वाले जो ओपिनियन पोल हुए ये 1 तारीख 2 तारीख तक के थे, इसके बाद ये जो 10-15 दिन में इसमें ये फंसी हुई सीट आपकी तरफ जाएगी यानी कांग्रेस की तरफ जाएगी, या वापस बीजेपी अपनी तरफ लीड बढ़ा लेगी? निश्चित हम जीत रहे हैं और हमें सभी का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और ये सीट हम 101% निकाल के लेकर आए। अच्छा, जैसे कि लास्ट ईयर का जो 2018 का इलेक्शन था उसमें लगभग 27,000 से बीजेपी जीती थी। इतनी इस मार्जिन को कट करना इतना आसान कैसे हो पाएगा? देखिए, जनता बदलाव करती है और जनता हमारे साथ है और ये मार्जिन वगैरह कुछ नहीं है। हमने अच्छे अच्छे देखे कि जो 50-50 हजार की लीड थी वो 50,000 से हारे भी है। अच्छे अच्छे बड़े दिग्गज नेता हारे हैं, तो ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है हमारे सामने। अच्छा, अब जैसे प्रदीप भैया के कई विजन है देवास शहर को लेके, एमजी हॉस्पिटल में भी कई परेशानियां लोगों की रहती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा वही है रेफर टू इंदौर का। कैसे इसको आप आने वाले समय में इसको मैनेज कर पाएंगे, या यहाँ पर सुविधाएं कैसे ला पाएंगे आप? देखिए, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात आती है तो एमजी हॉस्पिटल में अभी कोई भी इमरजेंसी केस जाता है तो रेफर टू इंदौर के लिए दिया जाता है। 90% लोग जो इंदौर जाते हैं, 100% जो लोग इंदौर जाते हैं उसमें से 90% लोगों की मृत्यु रास्ते में। इसके अलावा आपने जी बोलिए। उसके बाद में स्वास्थ्य के नाम पर शहर में पैसा आता है लेकिन दिखाई नहीं देता, स्वास्थ्य का कोई भी असर नहीं दिखाई देता। हर इमरजेंसी केस में इंदौर ही क्यों? 35 सालों से विधायक है हमारे यहाँ। शिक्षा के लिए इंदौर क्यों? मजदूरी के लिए इंदौर क्यों? देवास में 200-250 से ऊपर फैक्ट्रियां थी जी, लेकिन आज चालू हालत में मात्र 30 से 35 फैक्ट्रियां हैं जो चालू हालत में, बाकी सब बंद हो गए। हाँ, ये मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष इसमें जाना था। उनका कहना था कि कई समय के साथ ऐसी कंपनियां रहती है जिनकी जरूरत नहीं रहती, वो कंपनियां बंद हो गई। नई कंपनियां उन्होंने मुझे रिकॉर्ड बता दिए कि पिछले 1.5-2 साल में 100 कंपनी नई रजिस्टर्ड इस देवास में भी हुई है। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो देखा ये जा रहा है कि बेरोजगारी की वजह बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना पेमेंट उन्हें लेबर लॉ के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी अभी भी देवास में है? बिल्कुल है। आज मैं खुद BCA MCA किया हुआ हूँ, मैं खुद बेरोजगार। नहीं, बेरोजगारी की वजह मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति को पेमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जो लेबर लॉ के हिसाब से इम्प्लीमेंट, मतलब कई लोगों ने यह कहा कि ठीक है कंपनियां नौकरी तो दे रही है लेकिन वही 7,500-8 हजार रुपए 12 घंटे के दे रहे हैं, तो क्या ये सही है क्या? मतलब कुल मिला के नौकरी है लेकिन पेमेंट जिस तरीके से मिलना चाहिए, उनका यही कहना है कि पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, पेमेंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात ये भी है कि बाहर की जो कंपनियां हैं, हमारे देवास शहर की जो कंपनियां हैं वो लोकल लोगों को लेती नहीं है। जैसे मैं 2-4 कंपनियों के नाम भी अभी लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर वहां पर हमारे लोकल बंदे जाते हैं जी, रिज्यूम वगैरह देते हैं तो लोकल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि लोकल लोगों को नहीं ले रहे हैं? निष्क्रियता हमारे विधायक की। क्योंकि लैंड पुलिंग स्कीम है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता अपनी जमीन दे रही है, अपनी एक बेशकीमती जमीनें दे रही, तो उनको भी अपना एक अधिकार इस क्षेत्र में मिलना चाहिए। कम से कम काम कर रहे हैं। तो यही तो हम बोलते हैं कि हमारा विधायक बोले, लेकिन विधायक बोलते कहाँ? विधायक कभी भी स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर बात ही नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी डिबेट हुई देवास शहर में, बहुत से न्यूज चैनल आए, अपनी अपनी डिबेटें करी, लेकिन कभी भी आपने विधायक को नहीं देखा हो। ऐसा क्यों?
बात करना नहीं चाहते, उनके पास में जवाब देने के लिए नहीं है। अगर जवाब देने के लिए होता तो वो आते हमारे बीच में। अच्छा, इसके अलावा जब कोविड काल था उस टाइम पर भी कई लाइट के बिल बहुत बढ़ कर आए थे, प्रदीप भैया ने आंदोलन किया था और शायद कुछ उसमें सफलता मिली भी थी। कुछ दिनों पहले सरकार ने फिर एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें उन बिलों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया, पूरी तरीके से माफ नहीं हुआ है। तो यह आप कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इस स्कीम को कि उन्होंने बिल को टेम्पररी तरीके से रोक दिया है, लेकिन वो आज नहीं तो कल वसूला जाना है। देखिए, कमलनाथ जी की योजना है 100 यूनिट माफ 200 यूनिट हाफ। अब जो भी बिल है, अभी चुनाव आपने देखा है, ये बीजेपी की पॉलिसी रही है शुरू से और अभी तक कि चुनाव आते हैं वो कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लेके आते हैं और फिर बाद में उससे फॉलो नहीं होता। आपने बताया कि बिजली बिल अभी भी कुछ लोगों के 2-3 महीने से जो भरे नहीं थे उनकी बिजलियां नहीं काटी गई। फिर बाद में होता क्या है, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में सरकार आती है तो सरकार को, जैसे अभी कमलनाथ जी की सरकार आई तो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं लोग। मध्य प्रदेश पे जो कर्ज लेकर मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना जो कर्ज साफ तौर पर कर्ज लेकर चलाई जा रही है और होता कुछ नहीं है। बाद में ये सरकार, जैसे कमलनाथ जी की सरकार आएगी, उसको बदनाम करने का काम ये लोग करेंगे और यही बिजली बिल और अन्य जो भी योजना है इनकी, ये इसी टाइप से चला के और ये कर। कमलनाथ सरकार आई थी उस टाइम पे पावर कट बहुत हो गए थे, शायद आपको भी ध्यान रहा होगा। ये इसकी क्या वजह थी कि उस टाइम पे पावर कट बहुत होते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पावर कट होते हुए हैं, उस टाइम पे बहुत पावर कट हुए हैं। जो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे, मंत्री थे, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि इस विभाग को या हमें बदनाम करने के लिए भाजपा के लोग ये काम करा रहे हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आई थी। पावर कट हुए थे उस जमाने में, उस 15 महीने की सरकार में। तो इसके अलावा ठीक है, बात यह है कि जिस तरीके से आपने ये सब बातें बताई, लेकिन अभी भी लोगों के बीच में ना एक कांग्रेस को लेकर नजरिया, प्रदीप भैया को लेकर नजरिया अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्स जो है ना, कांग्रेस को लेकर लोग विश्वास थोड़ा कम कर रहे हैं कुछ लोग। या हो सकता है वो वोट देना चाहते हैं प्रदीप भैया को, लेकिन वोट देना चाहते हैं। नजरिया कोई खराब नहीं है, नजरिया बहुत अच्छा है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप भैया, वो भी कांग्रेस से हैं जी, और प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लोग देवास में प्रदीप भैया को देख रहे हैं और प्रदेश में कमलनाथ जी को देख रहे हैं। अब मैं आखिरी आपका जो है व्यूअर्स से आपको छोड़कर जा रहा हूं। आप ये बताइए कि जो ऑडियंस है या जनता है वो आने वाले समय में देवास में आपको क्यों लेकर आए, आपकी सरकार या प्रदीप भैया को क्यों लेकर आए, आपके क्या विजन उनको लेकर रहने वाले हैं, ये आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रदीप चौधरी जी जो है वो जनप्रिय हैं और आपसे सीधे संवाद करने वाले व्यक्ति हैं। आप कभी भी आधी रात को भी अगर उनसे मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। और प्रदीप भैया जैसा योद्धा, प्रदीप भैया जैसा व्यक्ति इस शहर को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में निकलकर मतदान करें। धन्यवाद, आपने इस हमारी चर्चा को सुना और इसमें आपके जो भी आपकी बातचीत आपको रखना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप आगे इसके अंदर चर्चा में हमने ऐसे कौन से मुद्दे छोड़ दिए हैं जो आपको लगता है कि वो चर्चा करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष से हो या सत्ता पक्ष से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।